साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर अस्पताल, आज 1 दिसंबर को मनाए जाने वाले वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, वर्ल्ड एड्स डे हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1988 से इसे मनाने की शुरू हुई और ये WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का 11 ऑफिशियल जो इसके हेल्थ डेज मनाए जाते हैं उसमें से ये पहला था जिसको WHO ने मनाना शुरू किया विश्व स्तर पर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष की विषय वस्तु अर्थात थीम एंडिंग ऑफ HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट है, अर्थात HIV एड्स की महामारी का अंत, लचीलापन व प्रभाव है। अर्थात हर तरह की अड़चनों से बाहर निकलते हुए इसे प्रभावकारी तरीके से इस पर विजय प्राप्त करना है। साथियों, सन 2017 के डाटा के अनुसार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग विश्व में इससे मृत्यु को प्राप्त हुए 2017 तक, और उस समय लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग HIV से संक्रमित पाए गए थे। भारत में उसी समय के डाटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, भारत HIV संक्रमित लोगों का संख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश घोषित हुआ और उसमें 15 से 49 वर्ष के लोग जो HIV पॉजिटिव थे वो 130 करोड़ की जनसंख्या का 0.2% रहा, अर्थात लगभग 21 लाख लोग इससे इस एज ग्रुप में प्रभावित थे। भारत में मरीजों को जल्दी खोजने, प्रसार को रोकने आदि के गंभीर प्रयासों के चलते आज HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2001 की संख्या के मुकाबले आधी रह गई है और एड्स रिलेटेड डेथ्स की भी संख्या काफ़ी कम हो गई है। भारत में मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। साथियों, मेल्स में, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले HIV का संक्रमण ज़्यादा देखा गया है क्योंकि उनके अंदर 3 कारक बहुतायत से हैं, जैसे समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, माइग्रेंट वर्कर की मजबूरी अर्थात प्रवासी कामगार का होना, और अक्सर नशे, खास करके इंजेक्टेबल ड्रग्स के नशे की लत होना। नॉर्थ ईस्ट के इलाके में इंजेक्टेबल ड्रग्स के लेने की वजह से HIV का फैलना ज़्यादा पाया गया है। वहीं पे दूसरे इलाकों में भारत के अनप्रोटेक्टेड सेक्स अर्थात असुरक्षित यौन संपर्क अपने क्लाइंट्स, पार्टनर्स, स्पाउसेस से रखना, संक्रमित होकर के उनको फैलाना, ये ज़्यादा पाया गया है। जो की पॉपुलेशन है वो भारत की जो HIV पॉजिटिव सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है यौनकर्मी अर्थात सेक्स वर्कर्स और वो पुरुष जो समलैंगिक व्यवहार करते हैं। इसके लिए जो 1 दिसंबर की तारीख तय की गई उसके पीछे ये तर्क था कि अमेरिका का जो इलेक्शन है उसके और क्रिसमस हॉलीडेज़ के बीच में जो पश्चिमी न्यूज़ मीडिया है उसको एक जो खाली स्पेस मिलता है न्यूज़ का, उसमें उसको ब्रॉड कवरेज मिल सके। वर्ल्ड एड्स डे को सन 2016 से वर्ल्ड HIV डे कहा जाने लगा। अब इसे वर्ल्ड HIV डे भी कहते हैं और ये इसलिए कहा गया कि HIV के ट्रीटमेंट में जो हम लोगों ने विकास किया, जैसे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस इत्यादि, उसको भी एक बृहद स्तर पर कवरेज मिल सके। ये दिन HIV पॉजिटिव मरीजों के प्रति अपना समर्थन व एकजुटता दिखाने अर्थात सपोर्ट एंड सॉलिडरिटी को व्यक्त करने तथा एड्स रिलेटेड बीमारियों से मृत्यु को प्राप्त लोगों के याद करने के लिए मनाया जाता है। इसको व्यक्त करने के लिए तथा HIV
के प्रति जागरूकता को व्यक्त करने के लिए एक सार्वभौमिक प्रतीक यूनिवर्सल लोगो रेड रिबन को पहनना सन 1991 में शुरू किया गया। रेड रिबन का उपयोग एक HIV के साथ साथ दो अलग अलग कारणों से भी होता है। एक है ड्रग्स, शराब, तंबाकू आदि को लेने के दुष्प्रभाव व उनसे बचाव के लिए, जिसके परिप्रेक्ष्य में सन 1988 में इसका उपयोग शुरू हुआ, और मद्यपान कर ड्राइविंग से बचाव के लिए सन 1986 में इसी रेड रिबन का उपयोग इसकी जागरूकता के लिए भी होता है। HIV की ओरिजिन अर्थात ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की जो ओरिजिन है मानी जाती है कि कन्हासा कांगो में मानी जाती है, और जब HIV चिंपैंजी से ह्यूमन में आता हुआ माना जाता है। करंट एपिडेमिक की शुरुआत सन 1970 के दशक के बीतने के साथ शुरू हुई माना जाता है, और 1981 में न्यूमोसिस्टिक कैरेनाई न्यूमोनाइटिस व कैपसी सार्कोमा के केस मिले थे। इसे ही एड्स पेशेंट के मिलने की ऑफिशियल शुरुआत मानी गई। 1983 में एड्स वर्ड का नामकरण हुआ, मतलब उसको एक शब्द दिया गया, एड्स शब्द की खोज की गई और उसको डिफाइन किया गया, उसको परिभाषित किया गया। 1984 में एड्स रोगियों के कारक विषाणु अर्थात वायरस की खोज की गई। इसका नाम HTLV3 या LAV रखा गया, और 1986 में इस वायरस का नाम आज का नाम HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस रखा गया। साथियों, ये वायरस भी रेट्रोवायरस समूह का एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, और ये वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद जो सुरक्षा तंत्र की T लिम्फोसाइट्स होती हैं, जिन पर CD4 मार्कर होता है, उनमें प्रवेश कर उसमें अपनी संख्या बढ़ाकर उसे नष्ट करती हैं, और फिर उसको जब बाहर निकलती हैं तो अन्य T लिम्फोसाइट सेल्स में जिसमें CD4 मार्कर होता है उनमें प्रवेश करके उन अपना चक्र चलाती रहती हैं, उनको नष्ट करके जो अपना इम्यून सिस्टम है व्यक्ति का उसको नष्ट करती रहती हैं, खराब करती रहती हैं। संक्रमण के समय सामान्य वायरल इन्फेक्शन जैसे लक्षण होते हैं, और इस समय मरीज सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलाने की स्थिति में होता है। CD4 सेल्स रक्त में 500 से 1800 पर क्यूबिक मिलीमीटर पाई जाती हैं, और इनका घनत्व रक्त, वीर्य और योनि स्राव में सबसे ज़्यादा होता है। HIV संक्रमण से धीरे धीरे अर्थात लगभग 3 से 10 साल में प्रतिरोधक क्षमता में लगातार कमी होती जाती है, और शरीर में संक्रमणों से लड़ने की क्षमता कम होती जाती है। जब CD4 सेल्स की संख्या 200 से कम हो जाती है तो उस व्यक्ति में विभिन्न बीमारियों के लक्षणों के समूह पैदा हो जाते हैं। इस अवस्था को एड्स कहते हैं, अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अर्थात एड्स को स्व अर्जित कारणों से शरीर में एकत्रित बीमारियों के समूह के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होना भी समझा जा सकता है। इससे हर HIV संक्रमित व्यक्ति की अंतिम अवस्था भी माना जा सकता है। ये एक आमंत्रित रोग है, अर्थात मनुष्य की गलती या चूक से फैलने वाला रोग है। HIV वायरस 2 तरह का होता है, HIV1, HIV2। HIV1 का संक्रमण पूरे विश्व में ज़्यादा पाया गया है, और HIV2 ये कम है और वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है, और लेस वेरुलेंट और लेस कॉमन है। ये साथियों, HIV फैलता कैसे है, तभी हम बच सकते हैं HIV के संक्रमण से। अगर हम इसे समझें तो इसका फैलने का तरीका एक जो बेसिक है वो एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर का जो द्रव है, बॉडी फ्लूइड कहलाता है, वो जिसमें खून, सीमेन मतलब वीर्य और वेजाइनल फ्लूइड, योनि स्राव, और कहते हैं कि ब्रेन में रहने वाला फ्लूइड CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इत्यादि में संक्रमण रहता है, और इसका गैर असंक्रमित व्यक्ति में किसी भी बहाने पहुंच जाना, मिक्स हो जाना जहां पर, और संक्रमण इस तरह से जो स्वस्थ व्यक्ति था, असंक्रमित व्यक्ति था, उसके अंदर संक्रमण का पहुंच जाना होता है। कैसे जा सकता है ये? 1-2 असुरक्षित शख्स से। पहला, असुरक्षित शख्स से, जैसे समलैंगी
पुरुष या स्त्रियों के बीच में एक संक्रमित है और दूसरा असंक्रमित है। विषम लिंगी में जो सामान्य सेक्स है पुरुष और स्त्री के बीच में, उसमें भी अगर एक संक्रमित है और गैर संक्रमित है उसमें जा सकता है। जो संक्रमित सेक्स है वो सीम विग्र है या योनिस फ्लूइड है या इन सब से इसमें एक दूसरे से दूसरे में जा सकता है। 3 तरह के सेक्स मुख्यतः होते हैं, एनल सेक्स, वेजाइनल सेक्स और ओरल सेक्स। वेजाइनल सेक्स सामान्य सेक्स माना जाता है। एनल सेक्स में सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलने की संभावना होती है, उसके बाद वेजाइनल सेक्स से, उसके बाद ओरल सेक्स से। सबसे कॉमनेस्ट रूट है असुरक्षित सेक्स से HIV का फैलना। लगभग 90% के जितने केस HIV संक्रमित पाए जाते हैं उसमें 90% केस में असुरक्षित सेक्स इसका बड़ा कारण है। और कहते हैं कि यदि जो गैर संक्रमित व्यक्ति है उसमें यौन संक्रमण हो या जो प्रदाता है वो तो संक्रमित है ही है और उसमें हो तो ये फैलने की संभावना प्रबल होती है। दूसरा रास्ता है असुरक्षित रक्त आधान से, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। साथियों, अब तो ये रास्ता लगभग ना के बराबर है, क्योंकि जो लाइसेंस युक्त ब्लड बैंक हैं उनमें इतने सुरक्षा मानकों का उपयोग किया जाता है, हर रक्त की पहले जांच की जाती है, तो ये न्यूनतम रह गया है इस रूट से संक्रमण का फैलना। संक्रमित तीसरा है संक्रमित उपकरणों के उपयोग से। वो किसी भी रूप हो सकता है, सामान्य दवा के देने के लिए जो इंजेक्टेबल ड्रग्स दी जाते हैं इलाज के दृष्टि से, उसमें अगर संक्रमित सुई है, या जो हम लोग टैटूज बनवाते हैं, गोदना लगवाते हैं, उसमें अगर संक्रमित सुई है, IV ड्रग्स जो लेते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं ड्रग अब्यूजर्स, उनमें अगर संक्रमित सुई है, एक्यूपंक्चर की सुई अगर संक्रमित है, सेविंग करने वाला ब्लेड संक्रमित है, ऑपरेशन के उपकरण संक्रमित हैं, किसी भी स्तर पर अगर असावधानी है तो ये संक्रमण फैल सकता है। और सबसे आखिरी वो भी न्यूनतम ही है कि नवजात शिशु को संक्रमित माँ से, चाहे वो प्रसव के गर्भकाल में हो या प्रसव के दौरान हो या स्तनपान से फैल जाए। इसके अलावा और कोई भी पांचवा रास्ता स्पष्ट नहीं है। 2 रास्ते और माने जाते हैं, जानकारी के लिए केवल बता रहा हूँ। एक प्री च्यूड फूड से, अगर संक्रमित व्यक्ति बच्चे को खाना चबा करके दे रहा है और उसके लार में संक्रमण है, और कहते हैं कि जो केयर गिवर है, मतलब जो चबा के दे रहा है, उसके रक्त भोजन में मिल रहा है, लार भोजन में मिल रही है, उससे जो है बच्चे के अंदर जा सकता है संक्रमण। दूसरा एक लिस्ट पाया जाने वाला पाया गया है कि जो संक्रमित व्यक्ति है अगर वो काटे किसी को, बाइट कर ले, और उसका जो मुंह से ब्लड है या लार है या कोई दूसरा बॉडी फ्लूइड है और गैर संक्रमित की ब्रोकन स्किन में वो प्रवेश कर जाए, तो वो भी एक लिस्ट, मतलब यानी कि बहुत कम पाया जाने वाला एक रास्ता हो सकता है संक्रमण फैलने का। किन चीज़ों से HIV संक्रमण नहीं फैलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर डर कम करने के लिए। अगर ये 4 रूट हमको बच रहे हैं तो हमको कभी HIV नहीं होगा। हाथ मिलाने से, इसका पीछे लॉजिक क्या है कि HIV वायरस ह्यूमन सेल्स के अलावा कहीं भी जिंदा नहीं रह पाता, ह्यूमन बॉडी के बाहर जिंदा नहीं रह पाता। तो हाथ मिलाने से, आलिंगन करने से, एक साथ खेलने से, कपड़ा पहनने से, सोने से, मच्छर खटमल के काटने से, खटमल काट करके जो आपका ब्लड लेते हैं उनके हाथों में वो HIV वायरस मर जाता है, फिर दोबारा कैसे काटेंगे तो उससे नहीं फैलेगा। सार्वजनिक टेलीफोन है, शौचालय है, फर्नीचर आदि के प्रयोग से है, स्विमिंग पूल में या तरण ताल जो भी आप समझें उसके तैरने से है, साथ में भोजन करने से है, सामाजिक चुंबन अर्थात किसिंग विद क्लोज्ड लिप उससे है, खांसी, लार, आंसू, उल्टी, खांसने से और फूड से, इन सब से नहीं फैलता। एक तरीका हो सकता है किसिंग से फैलने का, अगर दोनों लोग डीप किस करें और कहते हैं कि दोनों के मुंह में मतलब असंक्रमित और संक्रमित दोनों व्यक्ति के मुंह में मतलब यानी कि मुंह में वो हो, सोर हो, मतलब यानी कि मुंह में घाव हो और दोनों का ब्लड एक दूसरे से मिल जाए, ऐसा तो हो सकता है। सलेवा और टीयर, मतलब यानी कि लार और आंसू, इनमें जो है HIV वायरस को मारने की क्षमता होती है, और जो ऐसा पाया जाता है कि उनसे मर जाते हैं। दूसरा, यूरिन में HIV वायरस हो सकता है, लेकिन आज तक कोई
रिपोर्ट केस इससे फैलने वाला नहीं हुआ है। किन केसेस में हम HIV का संक्रमण टेस्ट कराने के लिए संदेह मान सकते हैं कि इसके अंदर हो सकता है कहीं HIV इन्फेक्शन ना हो? अगर कोई बच्चा बहुत धीमी गति से बिना किसी स्पष्ट कारण के शारीरिक विकास धीमे कर रहा हो और उसकी 1 माह के अंदर 10% से ज़्यादा वजन में कमी आ गई हो, 1 माह से पुराना दस्त या ज्वर हो, खांसी हो, या कहते हैं कि गिल्टी हो रही हो, कैंसर आदि हो, मुंह में बार बार छाले पड़ रहे हो, खुजली बार बार हो रही हो, शरीर में हर्पीस के संक्रमण हो रहे हों, बार बार मुंह में कहते हैं गले में फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो, या हाई रिस्क पॉपुलेशन हो, मतलब जैसे जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा यौन मतलब कि व्यवहार करते हैं, जैसे सेवरल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, जिनमें जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, असुरक्षित यौन संपर्क करते हैं, जो IV ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे मतलब कि नसों से रक्त में सीधे ड्रग्स डालते हैं और जो स्वच्छता तंत्र है नीडल्स का उसको उपयोग नहीं करते, और जो पहले से यौन रोगों से ग्रसित हैं, और जिसमें जो है ऐसे प्रवासी कामगार हैं जो महीनों बाहर रहते हैं, तो ऐसे लोग में ये हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जहाँ पर अगर ये सब लक्षण हो तो हमको HIV संक्रमण का होना संदेह करके जांच जरूर करानी चाहिए। HIV संक्रमित रोगियों में TB असंक्रमित व्यक्तियों के मुकाबले 5 से 10 गुना ज़्यादा होने की संभावना होती है, और लाइफ टाइम रिस्क डेवलप जो होता है, कहते हैं कि अगर जो मतलब एक व्यक्ति है जो उसमें HIV इन्फेक्शन नहीं है, तो पूरी ज़िंदगी में उसको TB होने की संभावना अगर 10% है, तो और ऐसी पॉपुलेशन जिसमें कहते हैं कि HIV भी है, उसको कहते हैं कि 50% संभावना होगी लाइफ टाइम रिस्क की TB होने की। तो HIV जो आपकी एपिडेमिक है, महामारी है, ये जो है जब से कहते हैं कि आने के बाद से TB की मरीजों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई, और इसी की वजह से HIV आने के बाद से पश्चिमी देश जहाँ पर TB लगभग ख़त्म थी, वहाँ TB का फिर से प्रादुर्भाव हो गया, TB प्रकट होने लगी, और फिर से हमारी TB की रिसर्च चालू हुई। और विकासशील देशों की ये खुशनसीबी है, क्योंकि वो लोग रिसर्च नहीं कर पाते हैं, विकसित देश के पास पैसा होता है, और उन्होंने फिर रिसर्च चालू करी, और अब हमारे TB के प्रोग्राम में गति आई है, और नई नई दवाओं की भी खोज सन 1984 के आसपास रिफाम्पिसिन आखिरी दवा खोजी गई थी। उसके बाद से अब जाकर के पिछले 8-10 साल से कुछ नई दवाइयाँ आ पाई हैं। TB होने के बाद HIV संक्रमित व्यक्ति में विषाणुओं की संख्या तेज़ी से बढ़ती है, होने से एड्स की संभावना प्रबल होती है। ऐसे मरीजों में TB की डायग्नोसिस की परेशानी भी होती है HIV इन्फेक्शन के बाद, क्योंकि इसमें फेफड़े की TB के बजाय दूसरे अंगों की TB अर्थात एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना प्रबल होती है। और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर होती भी है, फेफड़े की TB होती भी है, तो वो ज़्यादातर स्पुटम नेगेटिव अर्थात बलगम में उसके TB कीटाणु नहीं दिखते, और जो ज़्यादातर जहाँ पर फेफड़े में TB के संक्रमण की संभावना ज़्यादा पाई जाती है HIV नेगेटिव पेशेंट में, HIV पॉजिटिव में उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगहों पर उसकी प्रेजेंटेशन देखा गया है, उसकी पहचान देखी जाती है। चूँकि ऐसे में डायग्नोसिस बनाने में परेशानी पाई जाती है कि अक्सर छूटने का डर भी रहता है। साथियों, HIV संक्रमित जो व्यक्ति होता है वो अमूमन 4 स्टेज से गुजरता है। पहली स्टेज होती है एक्यूट या इनिशियल HIV इन्फेक्शन स्टेज, और इसमें वायरेमिया होता है, मतलब कि वायरस जब पहली बार संक्रमण करता है पूरे शरीर भर में ब्लड से फैलता है, और इसमें वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है, शरीर के अंदर वायरस संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और इस समय वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शस होता है, सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलाने की स्थिति में होता है, और इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, और ये पीरियड विंडो पीरियड कहलाता है, संक्रमण से लेकर के पहली बार एंटीबॉडी बनने के बीच का या लक्षण आने के बीच का, और इसमें 1 से 6 महीना लगता है। इस दौरान जो है एकदम संक्रमण के 2 से 4 हफ्ते के बाद इस दौरान
जो लक्षण पैदा होते हैं वो फ्लू लाइक होते हैं, अर्थात मतलब कि गले में खराश, थोड़ा बुखार, रात में पसीना आना, किसी किसी को डायरिया होना, थकान होना, लगता है शरीर में एनर्जी नहीं है, गले में गांठ होना आदि। और फिर ये दूसरी स्टेज में चला जाता है, वो कहलाती है क्लिनिकल लेटेंसी स्टेज, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर और डॉर्मेंट स्टेज। मतलब इस स्टेज में लगभग मरीज के अंदर सारे लक्षण गायब हो जाते हैं। और इस स्टेज में जो वायरस होता है HIV पॉजिटिव पेशेंट में, ये तो एक्टिव होता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है, लेकिन इतनी धीमे धीमे कर रहा होता है अपनी संख्या कि ये स्टेज 8 से 10 साल या इससे ज़्यादा तक चलती चली जाती है और मरीज लक्षण रहित रहता है। अगर उसको पता नहीं है तो वो हो सकता है, कहते हैं कि वो किन्हीं तरीक़ों से समाज में फैला रहा हो। और तीसरी स्टेज आती है एड्स रिलेटेड, कहते हैं कि स्टेज होती है सिम्टम्स की, और इसके अंदर एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेज होती है, जिसके अंदर बीमारी होती है HIV इन्फेक्शन की और साथ में इम्यून सिस्टम के गिरने से लक्षण पैदा होते हैं। लेकिन एड्स रिलेटेड जो कैंसर या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मतलब कि जो सामान्य इन्फेक्शन नहीं होते हैं, उनका होना ये नहीं होता है। बाकी दूसरे लक्षण होते हैं जैसे बुखार होना, डल रहना, सुस्त रहना, और इसमें लेकिन एड्स रिलेटेड कैंसर्स या मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं होता, अर्थात इसके अंदर एड्स की स्थिति अभी नहीं आई होती। और चौथी स्टेज होती है एड्स। एड्स में कालांतर में क्या होता है कि जो CD4 काउंट जो है 200 से नीचे जब चला जाता है तो एड्स की स्थिति पैदा होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की स्थिति पैदा होती है। और इसमें जो है जो शरीर होता है ये अपने को विभिन्न संक्रमणों से नहीं बचा पाता है और इस समय विभिन्न तरीके के कैंसर्स और कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लगते हैं। और ये स्थिति अगर संभाली न जाए तो जो जीवन जो है बहुत क्षीण हो जाती है। ये जो एड्स रिलेटेड कैंसर्स होते हैं वो होते हैं कैपोसिस सार्कोमा, बर्किट्स लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा इत्यादि। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में अभी हमने बताया था न्यूमोसिस्टिक कार्नाई न्यूमोनिया इन्फेक्शन इत्यादि, और TB भी इसमें हो जाता है। साथियों, ये जो HIV इन्फेक्शन है, ये इससे बचने के लिए हम लोग जो है हर संक्रमित व्यक्ति में जिसमें हम लोग शक करते हैं कि इसमें संक्रमण हो सकता है, उसमें हमको टेस्ट कराना पड़ता है। जो ये करियर स्टेज होती है जो 8 से 10 साल, 5 से 10 साल चलती है, इसके अंदर ये करियर का काम करता रहता है। इसीलिए जब भी सर्जरी या कोई हम लोग इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं तो सबको वायरल मार्कर करा करके ज़रूर जानना चाहते हैं कि ये HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एलाइजा टेस्ट जो 1985 में HIV के लिए खोजा गया, ये इसमें जो है रक्त में इसके खिलाफ HIV वायरस के एंटीजन के खिलाफ पैदा हुई जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको डिटेक्ट करके बताता है कि आप HIV पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। ये 6 से 12 संक्रमण के 6 से 12 हफ्ते बाद पैदा होती हैं सामान्यतः। और ये जो है इस पीरियड के पहले, अर्थात संक्रमण से एंटीबॉडी पैदा होने के बीच के पीरियड को हम लोग विंडो पीरियड कहते हैं। और इस कहते हैं कि दौरान अगर कोई HIV पॉजिटिव टेस्ट करना चाहता है तो उसका नेगेटिव आए। तो ये विंडो पीरियड एक ऐसा पीरियड है, हो सकता है कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट जिसमें हम HIV नेगेटिव कर दें, विंडो पीरियड में चल रहा हो और उसका रक्त ले लिया जाए और बाद में उससे फैल जाए। बस ये एक मतलब स्थिति है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है। बाकी नहीं तो हमारे लाइसेंस जितने बैंक हैं वो काफ़ी जागरूकता से टेस्ट करने के बाद ही दूसरे में ब्लड चढ़ाने के लिए देते हैं। यदि एलाइजा से पॉजिटिव है कोई पेशेंट तो उसको वेस्टर्न ब्लॉट नाम के टेस्ट से इसको फिर से कंफर्म करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि HIV पॉजिटिव है इसमें और हमको क्या क्या सावधानियां आगे लेनी है। प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूती को जानने के लिए CD4 सेल्स का काउंट, इन्फेक्शन को और कंफर्म करने के लिए P24 वायरल प्रोटीन और वायरल लोड टेस्ट का पता लगाते हैं, जिससे हमको मरीज की संक्रमण का स्टेज पता लगती है और ट्रीटमेंट में सुविधा होती है। चूँकि एड्स लाइलाज है, HIV इन्फेक्शन भी आज तक लाइलाज है, तो ऐसे मरीज की अंत विभिन्न बीमारियों से अकाल मृत्यु ही है। तो अच्छा, एड्स होने पर
मरीज बिना इलाज की स्थिति में 1 से 1.5 साल तक ही जिंदा रह सकता है। अर्थात HIV इन्फेक्शन से जानकारी ही बचाव है, और यही जानकारी से बचाव ही आज की वैक्सीन है। अभी तक HIV की भी वैक्सीन नहीं खोजी गई है, कोरोना की तो खोजी जा रही है। चूँकि हमने बताया कि असुरक्षित सेक्स सबसे बड़ा कारण है, 90% कारण है, तो इसमें अगर हम ABC का ध्यान रखें तो हम अपने को असुरक्षित सेक्स से बचा करके समाज में, अपने परिवार में संक्रमण फैलाने से रोक सकते हैं। पहला है A फॉर एब्स्टिनेंस अर्थात ब्रह्मचर्य। दूसरा है बी फॉर बी फेथफुल, मतलब अपने स्पाउस से मतलब यानी कि विश्वसनीय बने रहें, उसके अलावा किसी और से रिश्ता न बनाएं। तीसरा, अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो हमेशा कंडोम का उपयोग करें। अगर हम संक्रमित रहित उपकरणों का उपयोग, कंडोम का उपयोग आदि, सुरक्षित रक्तदान और किशोरों में यौन से इच्छा व सुरक्षित सेक्स की जानकारी देते हैं तो हम इसके प्रसार पर प्रभावी रोक बना सकते हैं, और ये सरकार बहुत अच्छे तरह से कर भी रही है। यौन रोगों का त्वरित इलाज व इसके होने पर साथी को यौन क्रिया से परहेज बताना भी बहुत ज़रूरी है। यौन रोग होने पर HIV संक्रमण बताया ही है कि तेज़ी से फैलता है। आज तक इस बीमारी से बचाव का टीका नहीं बन पाने के कारण इस पर प्रयास तो जारी है ही है, लेकिन संक्रमण का पता लगता है तो यदि मरीज स्वस्थ है तो उसे अन्य संक्रमण से बचने के उपाय बताए जाते हैं, और किसी अन्य को इन्फेक्शन न पहले इसके लिए काउंसिल किया जाता है, उसको पौष्टिक आहार, संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया जाता है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बात की जाती है और एक्सरसाइज की बात की जाती है। संक्रमण से बचाने के प्रयासों में हेपेटाइटिस A, B का इंजेक्शन भी लगवाया जाता है, पॉलीवेलेंट निमोनियोकाकल वैक्सीन का भी उपयोग किया जाता है, और जो कहते हैं कि इसका इलाज भी पॉजिटिव पता लगने के बाद शुरू किया जाता है। 2015-16 में नई गाइडलाइन जो आई उसके तहत हर HIV पॉजिटिव पेशेंट को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अर्थात HIV के लिए जो ड्रग्स खोजी जा चुकी हैं उनको ART कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो जो है शुरू कर देनी होती है, CD4 स्तर चाहे जो हो। पहले क्या था कि अगर किसी को एड्स रिलेटेड मतलब कि जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से लेकर के कैंसर तक है, अगर ये हो जाता है तो 350 के CD4 काउंट पर, अगर ये नहीं भी है लेकिन CD4 काउंट 200 पहुंच गया है तब हम ART शुरू करते थे। लेकिन 2015-16 से गाइडलाइन बदल गई है। अब हर HIV पॉजिटिव पेशेंट को किसी भी CD4 लेवल पर दवाएं शुरू की जाती हैं। हाँ, हर स्टेज के लिए कॉम्बिनेशन दवाओं का सिलेक्शन बदलता है। HIV और दूसरी कंडीशन ये आई है 2015-16 से कि जो HIV संक्रमण से प्रोन पॉपुलेशन है उसको HIV इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का प्रावधान किया गया। इसके अंदर एक मेडिसिन टेनोफोविर नाम की है, और ये इस दवा को रोज़ एक गोली खाने का प्रावधान किया गया है। ये 2 नए बड़े चेंजेस HIV के साथ आए हैं। ART शुरू करने में कम से कम 3 दवाएं एक साथ शुरू की जाती हैं। ART में 3 ग्रुप्स की दवाइयां आती हैं। पहला ग्रुप है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NRTI, जिसमें ड्यूडोविडीन, लेमिविडीन इत्यादि दवाइयां आती हैं। दूसरा ग्रुप है NNRTI अर्थात नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जिसमें इफाविरेंज और निवेरापिन आदि दवाइयाँ आती हैं। और तीसरा ग्रुप है प्रोटीएज इनहिबिटर, जिसमें इंडिनावेर, रिटोनावेर इत्यादि दवाइयाँ आती हैं। साथियों, ये दवाइयाँ मर्ज पर विजय तो नहीं प्राप्त करती, परंतु इनको लगातार लेने से, सही तरीके से लेने से, निगरानी रखने से हम वायरस के मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणन पर रोक लगा सकते हैं, वायरल लोड को न्यूनतम पर बनाए रख सकते हैं, और होस्ट जो कि मतलब जो अब होस्ट मतलब जो व्यक्ति HIV संक्रमित है वो उसका इम्यून सिस्टम को डैमेज होने से बचा सकते हैं, नई T लिम्फोसाइट्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। अगर हम इसको पूरी ज़िंदगी लेते रहते हैं, जैसे हम लोग डायबिटीज़ उसमें रहते हैं, तो हम अपने संक्रमण पर विजय मतलब एक
स्थायी रोक लगा करके अपने को सुरक्षित बना सकते हैं। और इस दौरान मरीज को मानसिक सामाजिक सहारा भी देना होता है और काउंसलिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसकी भी, उसके परिवार के सदस्यों की भी, ताकि उसके अंदर कोई मतलब उत्तेजना या कुंठा ना आने पाए, परिवार में ना आने पाए। ये दवाएं बहुत महंगी होती हैं, लेकिन नाको जो हमारी संस्था है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है भारत सरकार इसके थ्रू फ्री उपलब्ध कराती है। इसके लिए नोडल सेंटर्स बने हुए हैं और दवा के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, हर दवा के होते हैं, लेकिन इसको अगर हम निगरानी में खाते हैं तो मृत्यु दर और जटिलताओं में काफ़ी कमी आती है। और कहते हैं कि इसमें जो है जो मरीज है उसको समाज में रहते हुए दवाएं खानी होती हैं और इसको इलाज मिलना चाहिए, इनको हे दृष्टि से देखना चाहिए। और उसकी नौकरी अगर कोई इस बात पे ख़त्म करता है कि तुम HIV पॉजिटिव हो, हमारे यहाँ से निकल जाओ, तो ये कानूनन अपराध भी घोषित है। इसका अगर कोई मतलब इसको दवा लेते लेते कोई अगर तार्किक परंपरागत उपचार अगर उपलब्ध है तो उसको भी कोई लेता है तो कहते हैं कि कोई बुराई नहीं नज़र आती है। अगर कोई अच्छा परंपरागत इलाज स्थायी हो तो केवल अभी मेरी जानकारी में तो नहीं है, केवल जो गंभीर स्थिति के मरीज होते हैं उनको ही अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी जाती है। 2-3 मुख्य बातें और हमको बतानी है। जैसे एक तो ये कि संक्रमित गर्भवती महिला, अगर संक्रमित गर्भवती महिला कहते हैं काउंसल्ड हो जाती है, शुरुआत का हिस्सा है, तो उसको गर्भाशय की सलाह दी जाती है। अगर काउंसल नहीं होती या गर्भकाल के ज़्यादा लंबे खिंच जाता है, जहाँ पे गर्भाशय करना माँ के लिए खतरा है, वहाँ पर हम नेवेरापिन नाम की गोली खिला देने से कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु में जो है संक्रमण की संभावना 95 से 97% तक कम की जा सकती है। और संक्रमित महिला को बच्चा न पैदा करने की भी सलाह दी जाती है। अगर कोई संक्रमित है और सोचती बच्चा पैदा करे तो उसको कहा जाता है कि भाई आप ना पैदा करो। और स्तनपान से संक्रमण जो फैलने की बात है, हमने बताया था कि दूध में भी आता है संक्रमण, लेकिन अगर स्तनपान से जो फैलता है उसकी संभावना न्यूनतम होती है। और चूँकि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए माँ का दूध बहुत अच्छा होता है और इसलिए जो है खास करके हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री या विकासशील देश जो भी आप कह लीजिए, तो संक्रमित जो माँ है उसको स्तनपान कराने रहने की सलाह दी जाती है। इसमें कहा जाता है कि आप दूध को निकाल लें और उसको गर्म करके बच्चे को पिलाएं, क्योंकि इससे जो है HIV इन्फेक्शन मर जाता है और दूध जो है बच्चे के पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। लेकिन जो माएँ HIV से एड्स में पहुंच गई हैं उनको जो है स्तनपान नहीं कराने की सलाह दी जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये बता दूं कि किन किन चीज़ों से आप HIV संक्रमण को ख़त्म कर सकते हैं। HIV संक्रमण जो है हीट और बॉइलिंग से आसानी से वायरस मर सकता है। साथ में ईथर है, एसीटोन है, एथेनॉल मतलब अल्कोहल है और इस तरह के काफ़ी ब्लीचिंग पाउडर है, इस तरह के काफ़ी केमिकल्स हैं जिनसे HIV वायरस को किल किया जा सकता है। ये धूप से या दूसरे जो रेडिएशंस हैं उनसे तो नहीं मरता है, लेकिन जो केमिकल्स हैं उनसे जो है ये रोका जा सकता है। इनको जो संक्रमण है उससे बचने के लिए जो हमने आपको बताया था कि कंडोम का उपयोग करना चाहिए, उसके परिप्रेक्ष्य में 1-2 बातें मैं बता दूं कि इसके लिए जो स्किन कंडोम्स आते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। लेटेक्स वाला ही कंडोम यूज़ करना चाहिए अगर मैं HIV पॉजिटिव हूँ और मतलब सुरक्षित सेक्स करना चाहता हूँ। और अगर उसके साथ उस कंडोम के साथ नॉक्सिनॉल 9 जो एक HIV इनहिबिटरी स्पर्मिसाइड है, मतलब कि सीमेन के वायरसेस को और स्पर्म्स को किल कर देती है, उस क्रीम का उपयोग करते हैं तो और डबल फ़ायदा मिल जाता है। चिकनाई के लिए कभी भी कंडोम पर चिकनाई के लिए कभी भी आप पेट्रोलियम बेस्ड जैसे जेली या ऑयल का उपयोग कभी ना करें, जैसे वैसलीन आदि का। इससे जो है कंडोम ख़राब हो सकता है, फट सकता है और इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है।
कंडोम खरीदते समय एक्सपायरी पे ज़रूर ध्यान दें, कभी एक कंडोम को दोबारा उपयोग मत करें। वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट अगर मिलता है तो वो उसका उपयोग सुरक्षित है। सबसे आखिरी बात, जैसे मैं बार बार बता रहा था कि HIV संक्रमण को केवल कंट्रोल किया जा सकता है, आज तक ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन हिस्ट्री में कुछ घटनाएं एबनॉर्मल हो जाती हैं और अमर हो जाती हैं। सबसे पहले जो 2008 की कॉन्फ्रेंस में बताया गया, एक टिमोथी रे ब्राउन करके एक सज्जन थे जो 1966 में पैदा हुए, 2020 में एक्सपायर हुए। वो 2008 की कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ये एक वो सज्जन थे जो उनको 1995 में HIV पॉजिटिव खोजा गया और 2006 में उनको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया हो गया। 2007 में इनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया गया इसके इलाज के लिए। और इसमें जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया, उसका जो डोनर था वो एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन से ग्रस्त था, CCR5 से, और उसकी वजह से जब उनके रक्त बदला गया उसके बाद से इनके अंदर कोई भी HIV वायरस के होने का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। शायद इसने जो है HIV वायरस के अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर दी थी। लेकिन इस दौरान चूँकि ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हुए सीरियस टाइप के इस म्यूटेशन के रखने वाले ब्लड डोनर की वजह से, तो रिसर्चर्स ने इसको जो है अलाउ नहीं किया कि इस मेथोडोलॉजी को दूसरे HIV पॉजिटिव पेशेंट में इनको HIV ख़त्म करने के लिए सलाह दी जाए। 11 साल बाद लगभग इस पेशेंट को, टिमोथी रे ब्राउन को बर्लिन पेशेंट के नाम से भी लोग जानते हैं। 11 साल बाद एक लंदन पेशेंट नाम से मरीज के बारे में जानकारी दी गई। इसका वास्तविक नाम था एडम कैस्टलिगो, और उसको भी जो है बोन ट्रांसप्लांट के बाद, जिसको हॉजकिंस लिम्फोमा की वजह से दिया गया था, उसमें भी उसको डोनर जो मिला वो CCR5 म्यूटेशन से ग्रस्त था और उसमें की भी HIV जो है निगेटिव हो गई थी ट्रांसप्लांट के बाद। 2017 में 6 मरीज और पाए गए जो निगेटिव हो गए ट्रांसप्लांट के बाद, और ये माना गया कि शायद कुछ लोगों में ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि ये इफ़ेक्ट आता है। क्योंकि इस बार जो 6 डोनर थे इन 6 मरीजों के, उसमें केवल ये जो उपरोक्त म्यूटेशन की बात हमने की वो केवल 1 में थी, 5 में वो म्यूटेशन नहीं था। उसके बावजूद कहते कि 6 मरीज उस म्यूटेशन वाले और उसके अलावा जो 5 थे उनमें ये रिएक्शन नेगेटिव पाया गया। तो ये पाया गया कि शायद जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो अकेला जिम्मेदार नहीं है, कुछ स्पेशल ग्राफ्ट वर्सेस डिजीज़ होस्ट डिजीज़ है जिसके रिएक्शन के चलते ऐसा हो रहा है। वो अभी रिसर्च का विषय है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा कि इस डिज़ीज़ में, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में, जिसमें जो है HIV इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स सारी मर गई और सारे वायरसेस ख़त्म हो गए और मरीज हमेशा के लिए नेगेटिव हो गए। आशा है आपको HIV डे पर ये जानकारियाँ लाभकारी लगी होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और इसको फैमिली के और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।